हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा ट्रिक पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो आज हम आपके लिए नई सेशन लेके आए हुए हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए। ये जो सेशन है वो काफ़ी 30 से 40 मिनट का होगा, तो थोड़ा सा लंबा होगा। इसमें आपको हम इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको काफ़ी सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। जितने भी आप एग्जाम्स देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये बिहार एसआई मेंस जो अभी होने वाला है, और जो आपका जो जो हो चुका है, और ये प्री वाला जो नए वाले एसआई का जो फॉर्म आया हुआ था, उसके लिए एग्जाम्स में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। सीपीओ जो अभी करंट में चल रहा है, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। आरआरबी एनटीपीसी जो आपका होने वाला है, वो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा ये। और ये वीडियो जो है, यानी कि यह सीरीज जो है, हम इंडियन पॉलिटी का आपको एक सीरीज में हम लेके आएंगे, जिसके तहत आपको काफ़ी सारा वीडियो देखने को मिलेगा। तो आपकी जो है पॉलिटी की जो प्रिपरेशन है, वो काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको किसी भी और सोर्स के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको जो है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेसिस से समझाएंगे। और हम आपको एज ए एमसीक्यू फॉर्मेट में ही समझा रहे हैं, ताकि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यू है, उसी को पकड़ करके आपको हर एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहिए। अगर ये आपको सीरीज और वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को बिल्कुल लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं आज, तो इसके तहत सीरीज में वीडियो आएगी। आप इसको लाइक कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इन पहले क्वेश्चन से। कि देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि द रूल ऑफ लॉ इज द स्पेशलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो बात कर रहे हैं यहाँ पे किसका? रूल ऑफ लॉ का। तो देखिए, दो टर्म होते हैं बेसिकली। एक तो टर्म होता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, और एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ऑफ लॉ। तो देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ कोई दूसरे टर्म में बोला जा सकता है कि रूल ऑफ लॉ। ठीक है ना? तो जहां पे रूल ऑफ लॉ होगा, वहां क्या होगा? इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा। तो ये बेसिकली ये पूछ रहा है आपसे कि हमारा जो संविधान बना था, आपको पता है ना कि हमारा जो संविधान बना था वो कब लागू हुआ था फ्रेंड्स? तो हमारा संविधान जो इनिशियली लागू हुआ था, वो 19 कब हुआ था? 1949 में, राइट? 1949 में हुआ था। तो ये आपको 26 नवंबर 1949 में लागू हो गया था। तो हमने अलग, जो भी दुनिया में जितने भी बेहतरीन देश थे, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे, उनमें से उनके यहाँ जो भी गुड मतलब जो चीजें थी, जितनी भी अच्छी चीजें थी उनके संविधान में, हमने वहां से उठा करके अपने संविधान में डाला था, राइट? तो इसके तहत हमने क्या करा? हमने अपने संविधान को एक यूनिक बनाया। क्योंकि जितने भी ऑलरेडी जितने भी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी वर्ल्ड में, उसके हर एक जो अच्छी बातें थी, अच्छी प्रैक्टिसेस थे, उनको उठा करके हम अपने संविधान में डाला, ताकि हमारा संविधान जो हो वो फॉल्टलेस हो। ठीक है ना? बट स्टिल एक दो कमियां तो रही जाती हैं। तो लेकिन फिलहाल क्वेश्चन ये है कि रूल ऑफ लॉ हमने इनमें से किस देश में से हमने बोरो करा, राइट? तो रूल ऑफ लॉ किस देश से बोरो करा? तो याद रखिएगा, हमने ये ब्रिटेन से उठाया था, राइट? ब्रिटेन से उठाया था। किससे उठाया था? हमने ब्रिटेन से उठाया था। अच्छा, ब्रिटेन से और क्या क्या चीजें हमने लिया था? ब्रिटेन से हमने क्या लिया था? जो है आपका एक सिंगल सिटीजनशिप, राइट? यानी कि एक ही सिटीजनशिप हमारे देश में लागू होगा। वो क्या होगा? भारतीय। यानी कि आपको एक ही पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगा, राइट? तो हमने एक सिंगल सिटीजनशिप और रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटेन से लिया। ये आप दो चीजें, दो बातें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखिए, जो ये ग्रीन कलर में है ना, आपको हर एक क्वेश्चन के नीचे में ग्रीन कलर का ये मिलेगा। तो ये सारे एग्जाम्स में क्या हुआ है? पूछे जा चुके हैं, राइट? तो ये आप देखिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? तो आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, आराम से पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल बेसिस को समझते हुए पढ़िए, और इस वीडियो को रिवाइज भी कीजिएगा, राइट? रिवाइज कीजिएगा ना, तभी आपको याद रहेगा। देखिए, सीपीओ में आया हुआ है, एमटीएस में भी आया है, एंड सीजीएल का टायर 1 में भी आया हुआ है। आप कह रहे हैं कि एनटीपीसी में, तो एनटीपीसी देखिए, एनटीपीसी में आ चुका है ये क्वेश्चन, राइट? तो जेई के एग्जाम में भी आ रखा है। तो इट इज अ वेरी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको प्लीज याद कीजिएगा, और आप जो है कंसंट्रेशन के साथ देखिए। चलिए आगे बात करते हैं सेकंड नंबर की। कि कहता है कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन, राइट? देखिए, दो तरह की बातें होती हैं। एक तो होती है फंडामेंटल राइट, एक होता है फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट? तो हमारा हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, पहले आप ये बताइए कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस हिस्से, यानी कि कौन सी भाग में आता है, राइट? यानी कि ये कौन सा पार्ट का हिस्सा है? पार्ट 1 का है, पार्ट 2 का है, या पार्ट 3 का है? तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा पार्ट 3 का हिस्सा है, राइट? फंडामेंटल राइट क्या है? पार्ट 3 का हिस्सा है।
तो इसको याद रखिएगा। दूसरा, हमने इसको किस कंट्री से बोरो करा है ना। ये देखिए बोरो वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, और आप ये देख पा रहे हैं कि कितने सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी क्या हुआ है, पूछे जा चुके हैं, है ना। तो आपको ये बता दूं, आप ये बताइए पहले, आपको 3 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए। इससे आपकी प्रिपरेशन लेवल को आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितना अच्छा है। ठीक है, तो चलिए आराम से सोच के बताइए। ये जो है फंडामेंटल राइट का जो हमने बोरो करा है, वो करा है यूएसए से, है ना। किससे करा है? यूएसए से, अमेरिका से। तो याद रखिएगा इसको। अच्छा, मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह के फीचर्स हैं, एक फंडामेंटल राइट और एक होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से बोरो करा? देखिए, हमने फंडामेंटल ड्यूटी करा है सोवियत रशिया से, राइट, यानी कि सोवियत रसिया। हमने कहा से करा है? सोवियत संघ, यानी कि रसिया से। आज का रशिया नहीं, सोवियत संघ वाला, यानी कि जब 1991 में सोवियत संघ का ब्रेकअप हुआ था ना, उससे पहले का जो सोवियत संघ रसिया था, उससे हमने ये बोरो करा था। किससे करा था? सोवियत संघ रसिया से बोरो करा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कितने सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, अब इसको देखते रहिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, क्योंकि हम इसको सीरीज में लेके आएंगे, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 50 वीडियोज होंगे, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होगा। तो ये काफी लंबा सीरीज चलेगा, और संविधान हमारा बहुत बड़ा भी है, तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें और माइनर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें कि इन इंडिया सिंगल सिटीजनशिप वाला जो फीचर है हमने कहाँ से अडॉप्ट करा। देखिए फिर से आ गया ना ये अडॉप्ट वाला क्वेश्चन। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे। तो देखिए कितने सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, सीजीएल का टायर 1 में आ चुका है, सीपीओ में आ चुका है, फिर एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्त। तो चलिए ये बताइए, क्या फिलहाल की सिंगल सिटीजनशिप है ना, मैंने ऊपर बताया हुआ है आपको कि आपको एक ही पासपोर्ट का क्या होगा, जरूरत पड़ेगा। तो इसको हमने कहाँ से उठाया, आप तो आप बता ही दीजिए क्योंकि आपको पता है। तो ऑप्शन में देखिए इंग्लैंड है, कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर फ्रांस है। तो आप बताइए कि हमने ये वाला फीचर यानी सिंगल सिटीजनशिप वाला फीचर कहाँ से अडॉप्ट करा है, बताइए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना सिंगल सिटीजनशिप वाला फीचर हमने अडॉप्ट करा है कहाँ से? इंग्लैंड से, राइट। कहाँ से करा है? इंग्लैंड से करा है। तो याद रखिएगा, ऊपर मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने ये ब्रिटेन से, बेसिकली इंग्लैंड को ही ब्रिटेन बोलते हैं, तो हमने वहां से ये सिंगल सिटीजनशिप का फीचर्स अडॉप्ट करा। अच्छा, यूएस में क्या होता है? यूएस में क्या होता है बताइए। यूएस में क्या है? फेडरल सिस्टम है, राइट। तो वहां क्या होता है ना, दो तरह के सिटीजनशिप होता है। क्या होता है? ड्यूअल सिटीजनशिप होता है। एक तो उनके स्टेट का होता है, राइट, और एक होता है यूएसए का। तो आप जिस भी यूएस में अगर आप रहते हैं, तो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, मान लीजिए फ्लोरिडा में रहते हैं आप, तो आपका जो एक पासपोर्ट होगा वो फ्लोरिडा का होगा, और एक आपका अमेरिका का होगा, ठीक है। तो वहां पे क्योंकि फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में जितनी पावर सेंटर को है, उतनी ही पावर स्टेट्स को भी होता है। लेकिन सेंटर के पास वीटो पावर ज्यादा होता है, यानी कि प्रेसिडेंट के पास ज्यादा वीटो पावर होता है। तो हम फिलहाल डेमोक्रेसी में रहते हैं, यानी कि इंडिया में रहते हैं, तो हमारे क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। और हमने डेमोक्रेसी भी कहाँ से अडॉप्ट करा है? आई थिंक सबसे ज्यादा हमने अडॉप्शन जो करा है वो कहाँ से करा है? इंग्लैंड, यानी कि ब्रिटेन से करा है। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्स में आ रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोवरेन पार्लियामेंट, ठीक है, सोवरेन पार्लियामेंट इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ। देखिए फिर से आगे ना कंट्रीब्यूशन, तो हम अभी फिलहाल अपने संविधान वाला हिस्से को पढ़ रहे हैं, तो हम इससे आपको जो है ना अगेन एंड अगेन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सोवरेन पार्लियामेंट जो हमने कहाँ से लिया है, यानी अडॉप्ट करा है, या आप इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं ये किस देश का कंट्रीब्यूशन है हमारे संविधान में। तो सॉवरेन पार्लियामेंट जो लिया है हमने वो बेसिकली इंग्लैंड से ही लिया है। कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्स में आ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड। अब देखिए ब्रिटिश इंडिया की ये बात कर रहा है। देखिए हिस्ट्री का ना कुछ चैप्टर्स यानी कि कुछ हिस्सा हमारे इंडियन पॉलिटी से भी कनेक्टेड है, ठीक है। जब लेटर पीरियड में यानी कि 1915 के बाद का पीरियड जो आता है, और कुछ अर्ली स्टेज में भी जब ब्रिटिशर आया होता है, मतलब 1600 ईस्वी के बाद की पीरियड है ये, आई थिंक 1757 यानी बैटल ऑफ पलासी के बाद कुछ एक्ट ऐसे हैं, क्या है? एक्ट,
वो जो कि हमारे इंडियन पॉलिटी को प्रभावित करता है, यानी कि इफेक्ट डालता है, तो उसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा, वो हम पढ़ेंगे बाद की वीडियो में। तो फिलहाल ये क्वेश्चन है कि हमारा ये फर्स्ट जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की बात कर रही है, जब हम ब्रिटिश इंडिया थे उस टाइम फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कब बना था? ये बना था आपका दोस्त 1920 ईस्वी में। कब बना था? 1920 में। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो 1920 में फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बना था, और ये चला कब था आप बताएंगे? जब तक हम आज़ाद नहीं हो गए, यानी 1947 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा फीचर है जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। ठीक है, ऑप्शन है कि इट प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ पीपल, बी इट इंश्योर द स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज, तीसरा है फिक्स टर्म स्टेबलाइज द सिस्टम, यानी कि एक अगर फिक्स टर्म होता है ना तो वो स्टेबिलिटी लेके आ जाता है कहाँ? गवर्नमेंट के अंदर। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से या ऑल ऑफ दिस बताना, तो इनमें से कौन सा आपको एक फीचर लगता है जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हो। आप सोच के बताइए, आपको 3 सेकेंड का वक्त देता हूं मैं, अपना आंसर मार्क कीजिए। तो दोस्त ये आप पढ़ लिए होंगे आपने, तो ये सारा आप जो देख रहे हैं ना ABC, ये सारे फीचर्स क्या हैं? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हैं। किसके हैं? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हैं। यानी कि ये क्या करता है? लोगों के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? क्योंकि एक राष्ट्रपति क्या होता है? सिंगल पावरफुल पर्सन होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है? यूएसए। क्या? यूएसए। वहां पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास वीटो होता है ना? ऑल्दो यूएसए क्या है मतलब ये फेडरल स्टेट होता है, लेकिन वहां पे स्टेट को भी पावरफुल माना जाता है, यानी कि स्टेट भी पावर होता है, स्टेट को भी पावर होता है। बट वहां की जो प्रेसिडेंट होता है ना उसके पास वीटो पावर होता है, राइट? तो सबसे ज्यादा पावरफुल प्रेसिडेंट होते हैं, तो वो अपना जो है इन्फोर्स कर सकता है क्या? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को। तो वो क्या करता है? फ्रीडम को क्या करता है? कर्टेल करता है, मतलब जो है वो प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, इट इंश्योर स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी। जैसे मैंने बताया ना कि अगर प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डर बना दिया या लागू कर दिया, आई मीन अगर उसको कोई कुछ लागू करना है, तो वो क्या कर सकता है? स्पीडी एग्जीक्यूशन करा सकता है। किसका? ऑर्डर का, राइट? क्योंकि उसके पास वीटो पावर होते हैं। ठीक है, देन फिक्स टर्म स्टेबलाइज, यानी कि 4 साल का टर्म होता है, राइट? और किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है, तो वो क्या करता है? स्टेबिलिटी लेके आ जाता है ना? ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ काफी सारे हमारे यहाँ की तरह, यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक मतलब जो होता है, आपको जनरल इलेक्शन होता है जिसमें काफी सारे एरिया से अपने MP चुन के आते हैं, और उसमें काफी सारा टाइम लगता है, काफी सारे माइंडसेट होते हैं। देन वो क्या होता है? अपनी गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को चलाते हैं, है ना? और ये क्वेश्चन देखिए आपको जो है ये अलग अलग एग्जाम्स में आपको पूछा जा चुका है। देखिए CGL में आ रखा है, यूपी PCS में भी आ रखा है, UKSSC में आ रखा है, CHSL में भी आ रखा है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फीचर क्या, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ये सारा जो है एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या होता है? एक फीचर्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बिग डिफरेंस इज देयर इन बिटवीन प्रिंसिपल एंड बिहेवियर। ठीक है, एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है प्रिंसिपल और बिहेवियर के बीच? मतलब किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है उसके प्रिंसिपल यानी कि कानून जो उनकी किताबों में लिखा हुआ है, और बिहेवियर जो वो लागू करते हैं। बताइए। ऑप्शन है ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बी फैसिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डी सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बताइए। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर आपको है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है ना, पार्लियामेंट ने मान लो कोई रूल बना दिया, ठीक है, उसने क्या करा? कोई रूल बना दिया, लेकिन उसको जमीन पे लागू करवाने में काफी एग्जीक्यूटिव का काम होता है, तो काफी मशक्कत करने को मिलता है ना? इट बिकम्स वेरी हार्ड टू रूल्स को लागू करवाना। तो एग्जीक्यूटिव का काम अलग हो जाता है ना? फिर वहीं लेजिस्लेटिव का काम अलग हो जाता है, और वहीं जुडिशरी का काम अलग हो जाता है। तो ये तीनों जो हमारे विंग होते हैं, यानी कि 3 पिलर हैं, किसके? 3 पिलर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी डेमोक्रेसी के जो 3 पिलर हैं, ये अलग अलग काम करते हैं, है ना?
तो इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंसेस देखने को मिलता है इसके प्रिंसिपल में और इसके एग्जीक्यूशन या बिहेवियर में, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, सीजीएल में आ रखा है, सीएचएसएल, एमटीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, ठीक है। चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आप हमें अप्रिसिएशन मिलता है हमारे काम को लेकर के, और हमें खुशी होती है कि हम आपके लिए आगे जो नेक्स्ट सीरीज को कंटिन्यू करें। और दूसरा, हमें पता भी चलता है कि हमारा मेहनत रंग ला रहा है और हमें काफ़ी सारे बच्चे देख रहे हैं, तो ये हेल्प करता है और हमें पता भी चलता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ डेमोक्रेसी, ठीक है। यहाँ पे आएगा एज अ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डेमोक्रेसी। तो यूएसए क्या डेमोक्रेसी है, इंडिया डेमोक्रेसी है, नॉर्वे डेमोक्रेसी है, और चाइना डेमोक्रेसी है। इनमें बताने आपको कौन सा डेमोक्रेसी नहीं है, नहीं वाला पार्ट को चुनना है, ठीक है। तो आप बताइए। देखिए डेफिनेटली चाइना जो है क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। यहाँ क्या है, कम्युनिस्ट है। क्या है, कम्युनिस्ट है, राइट। क्या है, कम्युनिस्ट है। तो यूएसए में क्या है, डेमोक्रेसी है, यानी कि यूएसए में डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। नॉर्वे भी क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। तो चाइना हो गया, देन रसिया हो गया, ये सब क्या है, कम्युनिस्ट कंट्री है। क्या है, कम्युनिस्ट है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव अंडर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव मेंबर होता है ना अंडर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, क्या होता है। अच्छा, इसका आंसर थोड़ा ए वाला जो है वो खराब हो गया है, आई एम सॉरी, ठीक है इसके लिए। तो फिलहाल मैं इसका आंसर आपको बता दूं कि जो मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं अंडर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वो क्या होते हैं। आप थोड़ा सोच के बताइए, आप अपना आंसर मार्क कीजिएगा। थोड़ा सा आंसर के बारे में सोचिए, मैं आपको 3 सेकंड में आंसर बताता हूँ। चलिए, आपने सोच लिया इसका आंसर। देखिए, जो मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं ना अंडर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसमें क्या होता है, वो लेजिस्लेटिव, किसका, इस वाला लेजिस्लेचर वाले का पार्ट नहीं होते हैं। किसका, लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता है। इसका एग्जांपल कौन सा है, यूएसए है। क्या है, यूएसए, यानी कि जो आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है ना, उसके एग्जांपल कौन है, यूएसए है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज, आपको इसका आंसर बताना है कि इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज, ऑप्शन ए है इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट डिपेंडेंट ऑन द लेजिस्लेचर, ऑप्शन सी है डिपेंडेंट ऑन जुडिशरी, एंड ऑप्शन डी है बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर बताइए। इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज, क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेचर, डिपेंडेंट ऑन द जुडिशरी, या बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जांपल मैंने आपको ऊपर भी बताया कि क्या है, इसका एग्जांपल कौन होता है, यूएसए, राइट। इसका क्या होता है, यूएसए होते हैं एग्जांपल। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर होगा इसका आंसर वैसे तो, ठीक है। लेकिन अगर डिपेंडेंट हो जाए लेजिस्लेचर पे तो कैसे होगा, वो उसकी जो है स्वतंत्रता, यानी कि एक राष्ट्रपति पावरफुल कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। अगर इसका सी आंसर हो, अगर मान लेते हैं अगर सी है, तो ये डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं जुडिशरी पे, यानी कि जुडिशरी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, राइट। तो आप डी डी देख के बताइए हमें कि अगर ये बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाए, है ना। जो कि ऐसे, एक बात बताइए, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला फीचर है वो किसका है, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री का फीचर है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला फीचर होता है ना, ये ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में।
तो ये आंसर तो वैसे ही नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, यानी कि क्या होते हैं ये, इंडिपेंडेंट होते हैं लेजिस्लेचर से, यानी कि लेजिस्लेटिव से। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखिए आपको बताया था कि मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव वाले मेंबर कौन होते हैं, राष्ट्रपति खुद। तो वो क्या होंगे, वो अलग होंगे किससे, लेजिस्लेटिव से, बताया था ना। यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि एक ऑप्शन जो तो खराब हो गया था, देखिए क्या होता है, आर ड्रॉन फ्रॉम द बोथ द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, इसका होगा, यानी कि वो जो मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, लेजिस्लेचर से, लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट नहीं होंगे, यानी कि हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है, इसके आंसर में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, तो इसको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि लेजिस्लेटिव का क्या होंगे, हिस्सा नहीं होंगे। चलिए आगे देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज, आपको बताना है कि ये जो कैबिनेट सिस्टम मतलब गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि मैंने बताया ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कौन से सबसे बेस्ट फीचर्स होते हैं इसके। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन बी है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नन, या ऑप्शन डी है नन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब डी। तो आप बताइए इसका कौन सा बेस्ट फीचर है कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक है, देखिए इसका आंसर है आपको बी। ठीक है, क्या है, बी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलता है किसमें, आपको कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, यानी कि कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या मिलेगा। अच्छा देखिए हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, राइट। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के, मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनकी क्या होती है, कैबिनेट है ना। तो कैबिनेट में क्या होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, राइट, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, आपको लॉ मिनिस्टर हो गया। तो ऐसे ही आपको अलग अलग मिनिस्टर्स देखने को मिलता है ना। तो कैबिनेट मिनिस्टर किसका फीचर्स होते हैं, एक तो डेमोक्रेसी कंट्री का, और दूसरा इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है ना, तो कोई एक इंडिविजुअल इंसान तो कैबिनेट में आ नहीं सकता है ना, तो आंसर ए तो वैसे भी नहीं होगा। ऐसे ही आंसर सी आपको देखने को नहीं मिलेगा, आंसर डी भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा, बी। ये आपको एमटीएस में और सीडीएस में भी आ रखा है, ठीक है, सीपीयू में भी आ रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो होते हैं ना, आपको सारा क्वेश्चन प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं उसी पे आज देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये बहुत सारे वीवीए क्वेश्चन हैं, और इस पे ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में आ रखा है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए कि द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो होते हैं ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन ए है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, बी है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सी है बैलेंस ऑफ पावर्स, या डी सेपरेशन ऑफ पावर। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। चलिए मैं आपको आंसर बता दूं, द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो होते हैं ना, वो क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर पे काम करता है, यानी कि आंसर ए हो जाएगा, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो फेडरल गवर्नमेंट होते हैं या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होते हैं, वहाँ सेंटर और स्टेट, ठीक है, दोनों को क्या होता है, इक्वल पावर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा देखने को, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी, क्या, द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल वाज मेड। तो ये जो स्टेटमेंट है उन्होंने किसने दिया था, इनमें से आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसने दिया था। ए अब्राहम लिंकन ने, बी जॉर्ज वॉशिंगटन ने, या थियोडोर रूजवेल्ट ने, या विंस्टन चर्चिल ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा, किसने ये स्टेटमेंट दिया। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर स्टेटमेंट है दोस्त, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा काफ़ी सारी जगह पे आ चुका है, और काफ़ी सारा हमारे डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्टेटमेंट है, आपको पता ही होगा। आप इसका बता दीजिए आंसर फटाफट। चलिए मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर ए है अब्राहम लिंकन। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, देखिए सारे एग्जाम में पूछा गया है, और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंजॉय अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इनमें से कौन से जो टाइप ऑफ कंट्री है जो एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बता रहा है, आपको बताना नहीं है क्योंकि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि यूएसए इसका आंसर होगा। यूएसए में क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है,
फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या फीचर होते हैं कि सेंटर और स्टेट को क्या होगा, अलग अलग पावर्स होंगे, ठीक है, और वहां पे क्या होंगे, ड्यूअल सिटीजनशिप होगा, ठीक है, और राष्ट्रपति भी होंगे, ठीक है ना। तो ये फीचर्स होते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं 14। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, यानी कि लोकतांत्रिक सिस्टम के लिए कौन सा फीचर क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए देखिए, फ्री एंड अनबायस्ड इलेक्शन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, या प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, या ऑल ऑफ दिस, बताइए। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो ये डेमोक्रेसी का ना ये सारे फीचर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर डी। यहाँ पे फ्री और अनबायस्ड इलेक्शन होना चाहिए, जो कि बहुत वीवीआई है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। ऐसे ही आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी होना चाहिए। फिर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स भी होना चाहिए, है ना। यहाँ क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ राइट भी होना चाहिए, ऐसे ही आपको। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट, देखिए जजमेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेटेड दैट सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, दो शब्द हैं यहाँ पे, क्या है, सेकुलरिज्म और दूसरा फेडरलिज्म, आर द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताना है कि इनमें से कौन से केस में जो है ये आपको डिसीजन देखने को मिला था। देखिए ऑप्शन ए है केशवानंद भारती केस, एक बहुत ही फेमस केस था, ठीक है। एस आर बोमाई केस, या इंदिरा साहनी केस, या मिनर्वा मिल केस, बताइए। देखिए दोस्त, इसका जो आंसर है ना, आंसर बी है। क्या है, आंसर बी। ये केस हुआ था, एस आर बोमाई केस 1994 में। कब, 1994 में, आर्टिकल 356, ठीक है। क्या हुआ था, 356 के बारे में ये केस हुआ था। तो इसके बारे में आपको बताना है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एस आर बोमाई केस। इसमें क्या हुआ था, बेसिकली हमारे फेडरल स्ट्रक्चर और सेकुलरिज्म के बारे में बात हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं। अ डेमोक्रेटिक सेकुलरिज्म एम सेट, यानी कि ये जो डेमोक्रेटिक सेकुलरिज्म होते हैं वो किस चीज पे ध्यान देते हैं, बताइए। ऑप्शन ए है ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू पीसफुल मीन्स, ऑप्शन बी ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू वायलेंट एंड पीसफुल मीन्स, सी ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू वायलेंट मीन्स, या ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। तो आप बताइए, यहाँ देखिए ऑप्शन में देख पा रहे हैं आपकी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अगर है तो ये ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स ही आंसर होगा इसका, है ना। क्योंकि कोई भी आंसर जो अनडेमोक्रेटिक हो वो तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। अच्छा ये डेमोक्रेटिक मीन्स क्या है, यानी कि लोकतांत्रिक जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, वैधानिक तरीके से, ठीक है, और इक्वालिटी तरीके से, यानी कि इक्वालिटी प्रिवेल करना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सारे एग्जाम्स के लिए क्या है, हेल्पफुल है, ठीक है दोस्त। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स एज यूनिटरी। देखिए दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यूनिटरी और फेडरल, ठीक है। तो यूनिटरी का एग्जांपल क्या हो गया, डेमोक्रेसी, क्या हो गया, डेमोक्रेसी। और फेडरल का एग्जांपल क्या हो गया, आप देख ही जानते हैं कि मतलब लाइक जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, तो इसका एग्जांपल कौन सा है, यूएसए। कौन, यूएसए, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि 17 नंबर का क्या है ऑप्शन, आंसर क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एज यूनिटरी एंड फेडरल, बताइए। ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। क्या ये होता है, बताइए। क्या बी, रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, या सी, रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्या डिसाइड करेगा कि वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो क्या डिसाइड करेगा, रिलेशन किसके बीच में, सेंटर और स्टेट में। देखिए जैसे हमारे डेमोक्रेसी में क्या होता है, सेंटर और स्टेट वैसे तो इंडिपेंडेंट है लेकिन जुड़े हुए भी हैं। यहाँ पे स्टेट हमारे यहाँ ज़्यादा पावरफुल नहीं है, हमारे यहाँ ज़्यादा पावरफुल कौन है, सेंटर है, राइट। इसलिए हम क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है।
वहीं आपको फेडरल गवर्नमेंट में क्या मिलता है, स्टेट आपको ज्यादा पावरफुल मिल जाएगा, लेकिन वहां पे आपको प्रेसिडेंट भी पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि वो उनके पास वीटो पावर होता है, राइट। चलिए, ये सारे एग्जाम्स में ये आ रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट। तो यही आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि भाई डेमोक्रेसी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हो ही नहीं सकता, राइट। हमारे ये कौन सी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, पार्लियामेंट होता है, तभी तो लोग चुन के आएंगे, तभी तो लोगों का पार्टिसिपेशन होगा गवर्नमेंट में, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉर्म ऑफ इन विच ऑफ द फॉर्म कंपोजिट इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉर्म कंपोजिट इंडिया, ठीक है, हैज बीन डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अ यूनियन स्टेट, सेमी फेडरल, या फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज, पार्सली यूनिटरी एंड पार्सली फेडरल, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अ यूनियन स्टेट। देखिए, इन विच ऑफ द फॉर्म कंपोजिट इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब, यानी कि कंपोजिट मतलब कह रहा है कि अ यूनाइट इंडिया, है ना, यूनाइट इंडिया। तो यूनाइट इंडिया कैसे हो सकता है, जब ये एक यूनियन ऑफ स्टेट हो, यानी कि जहां यूनियन यानी कि सेंटर ज्यादा पावरफुल हो और स्टेट उससे जुड़े रहे। स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो अलग हो सके हमारी मतलब जो है यूनियन से, ठीक है। तो हमारी स्टेट और सेंटर के बीच में क्या है, डील है कि भाई आप हमसे अलग हो ही नहीं सकते किसी भी स्टेट कंडीशन में, है ना। तो ये इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, यूनियन स्टेट, ठीक है। तो एग्जाम आंसर ए जो है आपका वो आंसर हो जाएगा। ये देखिए बहुत सारे एग्जाम्स में आपको पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फीचर ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप, किसका, ड्यूअल सिटीजनशिप का कौन सा फीचर है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है यूनिटरी गवर्नमेंट, बी फेडरल गवर्नमेंट, सी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, या डी प्रेसिडेंशियल रूल गवर्नमेंट। देखिए दोस्त, मैं आपको ऊपर ही बताया है कि ड्यूअल सिटीजनशिप जो होता है वो फेडरल गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल होता है, राइट। आपको सिंगल सिटीजनशिप कहाँ देखने को मिलेगा, यूनिटरी गवर्नमेंट में, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर, राइट। जैसे इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है ना। हमें क्या मिला हुआ है, सिटीजनशिप सिंगल मिला हुआ है। ऐसा तो नहीं है ना हमारे यहाँ कि कोई अगर कोई महाराष्ट्र से है तो एक महाराष्ट्र का उसके पास पासपोर्ट है, फिर उसके पास इंडिया का पासपोर्ट है, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमारे यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। वैसे आप यूएस में देखिएगा, जो फेडरल कंट्री है, क्या है, फेडरल कंट्री है, तो वहां पे क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप है। अगर वहां कोई फ्लोरिडा से है, ठीक है, तो उसके पास एक तो फ्लोरिडा का होगा पासपोर्ट, और दूसरा क्या होगा, अमेरिका का होगा, ठीक है। तो उसके पास कितने पासपोर्ट हो जाएंगे, दो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या था आपको, बी, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, द डिवीजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी आर टू इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ। देखिए दो बातें यहाँ पे कह रहा है, एक तो डिवीजन ऑफ पावर चाहिए, किसका, इंडिपेंडेंसी, मतलब डिवीजन ऑफ पावर चाहिए, और इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी चाहिए। दो बातें हैं यहाँ पे। ये दो इंपॉर्टेंट फीचर किसके हैं, डेमोक्रेसी का है, फेडरल का है, सोशलिस्ट का है, यूनिटरी का, बताइए। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ये है आपको फेडरल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि फेडरल में आपको पता है कि भाई जुडिशरी तो बिल्कुल ही अलग होता है ना, वो लेजिस्लेटिव का बिल्कुल पार्ट नहीं होता है ना। कौन से, एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट, मतलब जुडिशरी नहीं, एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। यानी कि आपको यहाँ बता दूं, एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होते। यानी कि जो अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट होते हैं, वो बिल्कुल ही लेजिस्लेटिव के हिस्सा नहीं होते, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेडरल करेक्टर ऑफ गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि डिवीजन पावर है, दूसरा इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी है। जुडिशरी भी क्या होता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, उसको गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो राष्ट्रपति वहां पे अमेरिका में चुने जाते हैं उसको जुडिशरी से कोई मतलब नहीं है, जुडिशरी को राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं है, राइट। यानी कि उनके मेंबर जो है लेजिस्लेटिव में भी नहीं आ सकते, है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, फेडरल स्ट्रक्चर
फेडरल करेक्टर ऑफ गवर्नमेंट। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए सीजीएल टायर 1 पूछा गया, सीडीएस में, फिर सीएचएसएल, फिर यूपीएससी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अच्छा, अगर ये आपको हमारा सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है दोस्त। तो आपको पता ही है, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और तभी हम आपके लिए जो है अगली सीरीज भी लेके आएंगे, राइट। तो इसके लिए काफ़ी सारी वीडियोस आएगा, तो आप इसको हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 22 क्वेश्चन है कि बाइकैमरल सिस्टम जो होते हैं हमारे। अच्छा, ये बाइकैमरल सिस्टम क्या होता है? बाइकैमरल सिस्टम होते हैं जहां ड्यूअल सिटी मतलब गवर्नमेंट हो, है ना। दुई, इसको हिंदी में बोलते हैं दुई शासन पद्धति, है ना। तो बाइकैमरल सिस्टम क्या होते हैं? इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इनमें से किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बाइकैमरल फॉर्म ऑफ सिस्टम का जो होता है सिस्टम होता है, मतलब बाइकैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, बताइए। पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फेडरल। जी बिल्कुल, फेडरल सिस्टम का क्या होता है? बाइकैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक एग्जांपल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक सेंट्रल यानी कि केंद्र में तो शासन होता ही है, दूसरे स्टेट में भी होता है। अच्छा, आप बोलोगे हमारे यहाँ क्यों नहीं है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ भी क्या है? बाइकैमरल ही है। क्या है? बाइकैमरल ही है। तो वैसे तो एग्जांपल हमारा एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है हमारे यहाँ, क्योंकि सारी सभी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये फीचर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ स्टेट में भी क्या है? आपको एक लेजिस्लेटिव बॉडी जिसको बोलते हैं विधानसभा देखने को मिलता है, सेंटर में भी आपको पार्लियामेंट देखने को मिलता है ना। तो वैसे तो इसका फेडरल भी हो सकता है, पार्लियामेंट्री भी हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट्री में एक्सेप्शन कम है, एक इंडिया ही है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फेडरल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अ यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट इन विच ऑल द पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ। आपको आंसर बताना है, बताइए। देखिए मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट इन विच ऑल द पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ, यानी कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको बता रखा है मैंने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारा पावर किसके हाथ में होगा, ये पूछ रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में या पंचायत में, बताइए आंसर। जी हाँ, बिल्कुल इसका आंसर होगा बी, यानी कि सारा जो पावर होता है वो किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बता चुका हूँ आपको। हु among द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन था जब भारत आजाद हुआ था, बताइए। इसका आंसर बताइए फटाफट। जी बिल्कुल, इसका आंसर है, आंसर है क्या है? आर के सनमुखम सेट्टी। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि जैसे सेट्टी साहब है ना, हमारे सुनील सेट्टी साहब है। कौन है? सुनील सेट्टी साहब। तो वो हमारे कौन है? आई मीन कौन थे वो? फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंसी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, आर के समुखम सेट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राफ्टिंग कमिटी रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज। तो जब हमारा संविधान बना था ना, यानी कि ड्राफ्टिंग कमिटी जब संविधान को फ्रेम करा था उन्होंने, तो कौन सी भाषा में, कौन सा लैंग्वेज में ये लिखा गया था? तो इंग्लिश में या हिंदी में, इंग्लिश या उर्दू में, या ओनली इंग्लिश में, या इंग्लिश हिंदी या उर्दू, तीनों में, बताइए। जी हाँ बिल्कुल, इसका आंसर है ओनली इंग्लिश। देखिए पहले तो ये किताब जो थी यानी कि हमारा संविधान जो था वो सिर्फ इंग्लिश में लिखा गया, उसके बाद इसका क्या हुआ? ट्रांसलेशन हुआ हिंदी में। किसमें? हिंदी में। तो हिंदी में तो बाद में हुआ, लेकिन ओरिजिनल जो कॉपी है यानी कि ओरिजिनल संविधान जो बना था वो इंग्लिश में लिखा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज द लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड। बोल रहा है सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान किस देश का दुनिया में है? ऑप्शन है रशिया, यूएसए, यूके या इंडिया। जी बिल्कुल, इंडिया है आंसर। हमारे देश का सबसे लंबा संविधान और सबसे बड़ा संविधान है जो रिटेन है। क्या है? रिटेन है, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये पूछा गया है सीएचएसएल में, एमटीएस में, ग्रुप डी में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन। देखिए कौन से शहर में
जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, लिखा गया था, बताइए। सभी लोग दिल्ली लगाएंगे इसमें, मुझे पता है। नहीं नहीं नहीं, गलत है। इसका आंसर होगा ग्रुप यानी कि डी, यानी कि देहरादून। कहाँ लिखा गया था? देहरादून, यानी कि मेरे शहर में, यानी कि देहरादून में, राइट। तो एक्चुअली आई एम लिविंग इन देहरादून राइट नाउ। तो ये जो है इसका आपको पब्लिश कहाँ हुआ था ओरिजिनली? ये देहरादून के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? देहरादून को हुआ था। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन विच डेट? किस डेट में इंडियन संविधान को जो है वो अडॉप्ट करा गया था? इसका आंसर मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था, सी, यानी कि ऊपर ही बता देता, 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, संविधान जब हमारा बनके तैयार हुआ था ना, तो इनिशियली तो ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था, लेकिन कंप्लीटली जो था ये 1950 में लागू हुआ था। कब? 1950 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारे एग्जाम्स में ये आ रखा है, ठीक है, तो इसको आप आराम से और ध्यान से अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट है 29, विच इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड? हमारे देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड कौन सा है, बताइए। ऑफ कोर्स, क्या है इसका आंसर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कई लोग इंडियन पेनल कोड लगाएंगे, गलत है। ठीक है, हमारे देश में संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि संविधान में इंडियन पेनल कोड को बदलने की ताकत है, लेकिन इंडियन पेनल कोड को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की ताकत नहीं है, राइट। तो इसलिए ऑटोमेटिकली क्या बन गया सबसे बड़ा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए CHSL, CDS और MTS CGL वगैरह में आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट कौन होते हैं? मतलब द प्रेसिडेंट इज, ऑप्शन ए है इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर, बी डिपेंडेंट ऑन द लेजिस्लेचर, सी डिपेंडेंट ऑन द जुडिशरी, ऑप्शन डी बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बताइए। अच्छा, इसका आंसर ना, जो एक ऑप्शन खराब हुआ था ऊपर, उसका ये आंसर आपको यही मिल जाएगा। आई थिंक यही वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट कौन से होते हैं? ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं लेजिस्लेचर से, राइट। कौन होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं लेजिस्लेचर से। तो इसको याद रखिएगा आप, क्योंकि आप जैसे देख लीजिए कि अमेरिका में जो भी प्रेसिडेंट बनते हैं, लाइक जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं, फिलहाल तो जॉन बिडेन इलेक्शन जीत चुके हैं, तो वो बिल्कुल ही क्या है, लेजिस्लेचर से अलग है। वो लॉ मेकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास सिर्फ एग्जीक्यूटिव है। क्या है? एग्जीक्यूटिव है। तो वो लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं है। तो ये आपको इसका आंसर याद रखना है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट कौन होता है? इंडिपेंडेंट होता है लेजिस्लेटिव बॉडी से, ठीक है। ये सारे एग्जाम्स में आ रखा है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसका पार्ट 2 हम बहुत जल्द लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 1 to 2 डेज में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, और आप हमसे जुड़े रहिए। ये आपको सीरीज चलता रहेगा, और आपको हम पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके संविधान आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। आपको कहीं और सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारे एग्जाम्स में काम आएंगे और क्वालिफाई करोगे आप अच्छे स्कोर भी करोगे। सो थैंक यू सो मच वंस एंड अगेन, सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।